हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं वैद्युत आवेश अध्याय का आज पार्ट 13। तो आज के पार्ट 13 में हम जानने वाले हैं उदाहरण 1.11 तथा उदाहरण 1.12 एनसीईआरटी से। तो चलिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हम वैद्युत फ्लक्स, उससे जुड़े हुए कुछ सूत्र तथा गाउस नियम के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वही वाले कॉन्सेप्ट हमारे इस उदाहरण में लगने वाले हैं। चलिए, उदाहरण 1.11 में हमसे कहा गया है कि एक वैद्युत क्षेत्र अवयव Ex बराबर अल्फा x टू द पावर 1/2 Ey बराबर Ez जो है 0 है। इससे हमने क्या समझा? हमारे पास एक क्यूब दिया गया है क्यूब शेप में, और इसमें 3 अक्ष है, x अक्ष, y अक्ष तथा z अक्ष। तो हम देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल x अक्ष से ही गुजर रही है। तो इसलिए उन्होंने कहा है Ex बराबर है अल्फा x टू द पावर 1/2। लेकिन Ey तथा Ez 0 दे रखा है, क्योंकि इस वाले अक्ष से कोई भी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं नहीं गुजर रही है। ठीक है, जिसमें अल्फा का मान हमें दे रखा है 800 न्यूटन प्रति कूलाम मीटर की पावर 1/2। हमसे कहा गया है ए पार्ट में कि इस घन से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है। तो घन से गुजरने वाला फ्लक्स हमें निकालना है, और याद रहे कि इसके दो ही जो क्षेत्र है, दो ही जो साइड है घन की, हम जानते हैं घन की 6 साइड्स होती हैं, लेकिन यहाँ की आप देख सकते हैं इस चित्र में कि दो ही साइड से जो है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है। तो हमें दो ही साइड के लिए वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तथा बी पार्ट में हमें दे रखा है कि इस घन के भीतर आवेश परिकलित कीजिए। हमें आवेश का मान भी ज्ञात करना है इसके भीतर, तथा हमारे पास ए का मान दे रखा है 0.1 मीटर। ये ए हमें क्या है? ए एक जो इसका फेस है, जिसकी साइड है क्यूब की यानी कि घन की, उसका मान है 0.1 मीटर। ठीक है, तो देखिए, आप इस उदाहरण को मेरे करने से पहले आप इसे खुद ट्राई करके देखिए। आपको करना क्या है कि घन से गुजरने वाला फ्लक्स पूछा गया है, तो आप इसके सूत्र को लगाइए, जो कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, फ्लक्स का सूत्र। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास Ex भी दे रखा है वैद्युत क्षेत्र, तथा हमारे पास इसके एक एक साइड का जो है मान भी हमें दे रखा है। जब आप वैद्युत फ्लक्स का मान निकाल देंगे, तब आप गाउस नियम को लगाइए और इसके भीतर आवेश को निकालिए। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका ए पार्ट को देखते हैं सबसे पहले। तो हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र केवल x अवयव ही है, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं केवल x अक्ष से ही गुजर रही है, y अक्ष तथा z अक्ष से नहीं गुजर रही है। तो हमें केवल x अक्ष के लिए ही निकालना है, क्योंकि x दिशा के लंबवत जो फलक है EDS जो है, उसके बीच कोण π/2 है। मतलब ये है कि अगर हम और साइड देखें क्यूब की, मतलब ये वाली साइड देखें या फिर इसके नीचे वाली साइड देखें, तो उसके लिए जो बीच में जो कोण आएगा, किसके बीच में? विद्युत क्षेत्र तथा इसके जो सरफेस है S, उसके बीच में जो कोण आएगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा, कुछ इस तरह से। अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो उस दिशा में जो फ्लक्स हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई बराबर EDS cos थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा कोण होता है वैद्युत क्षेत्र तथा उसके क्षेत्रफल के बीच में। तो हम जानते हैं cos 90 बराबर होता है 0, तो इसलिए फ्लक्स हो जाएगा 0। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो केवल इस शेडेड पार्ट और इस शेडेड पार्ट के लिए हम निकालने वाले हैं। फ्लक्स के बारे में, जुड़े हुए सूत्र के बारे में पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अतः फ्लक्स जो होगा उसका सूत्र होता है FE डेल्टा S। तो घन के केवल दो छायांकित भागों को छोड़कर से सभी फलकों के लिए पृथक पृथक रूप से शून्य होता है। ठीक है, तो हमने दाएं और बाएं फलक के लिए ही वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाला। देखो, बाएं फलक पर जो वैद्युत क्षेत्र का परिमाण हो जाएगा, यानी कि EL मतलब है लेफ्ट साइड। ठीक है, उसके लिए क्या होगा? हम जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स E के लिए जो परिणाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए, हमें दे रखा है, दिस इज गिवन टू अस। लेफ्ट के लिए हो जाएगा अल्फा x की पावर हाफ। x क्या यहाँ पे? x उसकी साइड की लंबाई है, a है, तो इसलिए अल्फा a की पावर
1/2 हमने रख दिया है। देखो x की जगह हमने a रख दिया है क्योंकि बाएं फलक पर x बराबर क्या है, a। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि दाएं फलक पर वैद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना होगा। हम क्यों निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे पास में फ्लक्स निकालना है और फ्लक्स के सूत्र में क्या होता है, E डेल्टा S होता है। E मतलब वैद्युत क्षेत्र होता है, तो वैद्युत क्षेत्र चाहिए हमें, तो इसलिए हम क्या निकाल रहे हैं, अलग अलग दोनों के लिए, बाएं फलक के लिए तथा दाएं फलक के लिए हम वैद्युत क्षेत्र का परिमाण निकाल रहे हैं। तो E राइट साइड पे कितना परिमाण होगा, अल्फा x की पावर 1/2 होगा दोनों के लिए, क्योंकि दोनों ही x अक्ष पर है। साइड बस उनकी डायरेक्शन चेंज है, एक दायां है एक बायां है। इस बार जो x होगा यानी कि उसकी जो लंबाई है वो 2a, आप देख सकते हैं राइट साइड में कितनी है। इस डायग्राम में देखिए, जो राइट साइड वाला है उसमें हो जाएगा 2a, क्योंकि a एंड देन a, तो इसलिए ये हो जाएगा 2a। ठीक है, तो हमने वैद्युत क्षेत्र का परिमाण दोनों के लिए निकाल दिया है। तो अब हम निकाल सकते हैं आसानी से फ्लक्स का मान। तो फ्लक्स फॉर लेफ्ट साइड के लिए हो जाएगा EL डेल्टा S। EL का मान हम निकाल चुके हैं, ठीक है, वैसे हमें जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। तो EL डेल्टा S cos थीटा होता है। तो थीटा क्या है, एंगल है बिटवीन दैट। थीटा जो है हमारे पास 180 है। कैसे, देखिए हम इस सूत्र में देखते हैं। अगर हम इस सूत्र में देखें थीटा का मान, तो हम देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन में है इसका क्षेत्रफल, सॉरी इसके डायरेक्शन में इसका क्षेत्रफल, या इस डायरेक्शन में है उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा। तो ये बना रहे हैं 180 डिग्री का एंगल। ठीक है, तथा जब हम निकालेंगे राइट साइड के लिए, तो आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी इस डायरेक्शन में है, इसकी जो क्षेत्रफल है उसके डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में है। तो इसके बीच में एंगल कितने का हो जाएगा, 0 डिग्री का। ठीक है, तो ये हो जाएगा एंगल। एंगल देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों के बीच में। तो इसलिए हमने देखा कि लेफ्ट साइड के लिए जो कि इस साइड था, उसके बीच में जो एंगल है 180 का है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में है, जबकि उसकी जो क्षेत्रफल है उसकी डायरेक्शन इस दिशा में है, कुछ इस तरह से। जब इस तरह के डायरेक्शन में है तो एंगल कितने का बन जाएगा, 180 का। तो 180 का एंगल बन जाएगा। तो और cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो इसलिए हमारे पास जो क्षेत्र आएगा, वैद्युत फ्लक्स आएगा, वो आएगा -EL डेल्टा S। और डेल्टा S क्या है, क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, a²। घन का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर, तो इसलिए -EL a का स्क्वायर। इसी तरह हमें राइट के निकाल देंगे, और राइट के बीच मैंने बताया था अभी जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ वैद्युत क्षेत्र एंड सरफेस की जो है एक ही साइड में, जिससे उनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है, तो ER भी निकल चुका है तथा phi L एंड phi R हमारे पास निकल चुका है। अब हमें कुल फ्लक्स निकालना था, तो घन से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा दोनों का योगफल, phi R प्लस phi L। तो हमने इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे रख दी जितनी हमारी आई, और जो हमारे पास a² है कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास a² अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हमें गिवन है, तो हम उसको वैल्यू पर रख के, और हमारे पास जो फाई की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इस तरह से हमने निकाला घन से गुजरने वाला कुछ नेट फ्लक्स। ठीक है, तो ये था हमारा ए पार्ट। बी पार्ट में हमसे कहा गया था कि घन के भीतर कुल आवेश बताइए। तो ये आवेश हम कैसे निकालेंगे, देखो हमारे पास फ्लक्स तो आ चुका है, फ्लक्स हमने अभी अभी निकाला, पर हमसे पूछा गया है क्या, आवेश की वैल्यू। तो अब आप याद कीजिए, फ्लक्स और आवेश के बीच सूत्र वाला कुछ, मतलब संबंध वाला कुछ सूत्र हमने पढ़ा था। यस, हमने पढ़ा था गाउस नियम में। तो गाउस नियम में बताता है दोनों के बीच एक रिलेशन, और वो रिलेशन होता है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें फाई की वैल्यू पता है, हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट, एक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इसलिए हम निकाल सकते हैं यहाँ से Q की वैल्यू। तो Q की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके 9.27 इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो ये हुआ हमारा बी पार्ट। ए पार्ट में हमने कुल फ्लक्स निकाला, जबकि बी पार्ट में हमने आवेश निकाला। चलिए बढ़ते हैं अपने उदाहरण 1.12 की तरफ। तो 1.12 उदाहरण में हमसे कहा गया है क्या, आप इस डायग्राम को भी देखते रहिए। ठीक है,
तो हमारे पास एक बेलनाकार वाला पृष्ठ है, आप देख सकते हैं। तो कोई वैद्युत क्षेत्र धनात्मक x के लिए धनात्मक x दिशा में एक समान है तथा उसी परिमाण के साथ परंतु ऋणात्मक x के लिए ऋणात्मक x दिशा में एक समान है। मतलब कुछ नहीं, x एक्सिस है, एक है माइनस वाली साइड, एक है प्लस वाली साइड, ठीक है। E की वैल्यू हमें दे रखी है, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू हमें दे रखी है, एंड फॉर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब जो x जो बड़ा हो यानी कि x की जो पॉजिटिव वाली साइड है इस साइड, उसके लिए हमारे पास x e की वैल्यू ये है तथा नेगेटिव साइड के लिए e की वैल्यू हमारे पास माइनस में दे रखी है तथा 20 सेंटीमीटर लंबा और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के किसी लंबवृत्तीय सिलेंडर, हमारे पास जो पृष्ठ है वो लंबवृत्तीय सिलेंडर है जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा अक्ष x के इस प्रकार अनुदिश है कि इसका एक फलक चित्र 1.28 में दर्शाए अनुसार x बराबर 10 सेंटीमीटर तथा दूसरा फलक x बराबर -10 सेंटीमीटर पर है। आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है कि एक हमारे पास एक बेलनाकार पृष्ठ है जिसमें हमारे पास वैद्युत क्षेत्र दे रखा है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर है। इतनी हमारे पास काम की चीज है। हमसे पूछा गया है ए पार्ट में कि प्रत्येक चपटे फलक से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है। यानी कि चपटे, चपटे मतलब होता है इसका जो सर्कल वाला साइड में जो पार्ट है उसको बोलते हैं चपटे वाला फलक, उससे गुजरने वाला नेट फ्लक्स कितना है, दोनों को ऐड करके जो हमारा फ्लक्स निकलेगा वो कितना है। तथा बी पार्ट में कहा गया है कि सिलेंडर के पार्श्व से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है। पार्श्व मतलब होता है ये वाली साइड, जिसकी बेलनाकार साइड होती है उसे बोलते हैं पार्श्व, ठीक है। तथा सी पार्ट में पूछा गया है कि सिलेंडर से गुजरने वाला नेट बहिर्मुखी फ्लक्स कितना है। नेट बहिर्मुखी फ्लक्स में इसकी सारी साइड आ जाएगी और हमें पता है कि जो बेलनाकार पृष्ठ होता है उसकी 3 साइड होती है, तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो सी पार्ट में हमें सिर्फ टोटल करना है तीनों पार्ट का, ठीक है। तथा डी पार्ट में कहा गया है कि सिलेंडर के भीतर नेट आवेश कितना है। यहाँ पे अगेन हम गॉस नियम को लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये वाला उदाहरण जो है सॉल्व करना है। तो मेरे करने से पहले आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए, आपको कुछ नहीं करना, प्रत्येक फ्लक्स के लिए मतलब पहले वन साइड के लिए, फिर इस वाली साइड का क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, फिर आपको पार्श्व के निकालना है इस वाली साइड के लिए, सी में आपको टोटल निकालना है फ्लक्स, और डी में आपको एक नेट आवेश निकालना है गॉस नियम का प्रयोग करते हुए। तो मेन बात यह रहेगी कि आपको एंगल पता होना चाहिए कि एंगल कितना कितना बन रहा है सबके साइड में, ठीक है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका ए पार्ट। तो चित्र में हम ये देखते हैं कि जो बाह्य फलक है, ठीक है, वो ई और डी समानांतर है। अब वो जब समानांतर है तो क्या होता है, उनके बीच में जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, फिर देखते हैं। बाएं वाला जो फ्लक्स है इनकी जो ds है वो इस डायरेक्शन में है तथा e भी इस डायरेक्शन में, तो इसलिए समानांतर है और जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री का। तो अब हम निकालते हैं फ्लक्स, ठीक है, फाई एल के लिए। तो फाई का मतलब लेफ्ट साइड वाला, तो सूत्र होता है ई डेल्टा एस, और ई डेल्टा एस का मान आ जाएगा कितना, ई का मान हमें दे रखा है 200 क्योंकि वो पॉजिटिव वाली साइड है, हाँ सॉरी नेगेटिव वाली साइड है, आई एम रियली सॉरी। तो वो -x वाले डायरेक्शन में है, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे x है -10 सेंटीमीटर, तो ये नेगेटिव वाली साइड है, ठीक है। ठीक है, तो -200 IDS हो जाएगा, एंड देन जो हमारे पास जो IDS का जो मान है वो है -डेल्टा s, तो इसलिए वो पॉजिटिव बन गया है, ठीक है। और डेल्टा s क्या है यहाँ पे, उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल किसका, जहां से हम वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्योंकि वो सर्कल है और सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमने वही लिख दिया, आर की वैल्यू हमें गिवन है 0.05, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रखकर हमें वैद्युत फ्लक्स निकाल दिया। इसी तरह हम सेम राइट साइड यानी दाएं फलक के लिए निकालेंगे, जो कि सेम ही आने वाली है क्योंकि क्षेत्रफल भी समान ही होगा दोनों के लिए,
और फिर ई में केवल साइन का डिफरेंस था जो कि प्लस बन गया दोनों के लिए। ठीक है, तो बाएं फ्लक्स के लिए और दाएं फ्लक्स के लिए हमने निकाल दिया है हमें। और फिर उसके बाद हमसे ये पूछा गया था ए पार्ट में। देन बी पार्ट में हमसे पूछा गया था पार्श्व के लिए निकालना है। तो पार्श्व के लिए आपको देखना है, जो पार्श्व वाला है उसके लिए आपको देखना है कि बीच में एंगल कितना बन रहा है। तो आप देख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखाएं तो सिर्फ एक्स एक्स से गुजर रही है, राइट। मतलब वैद्युत फ्लक्स की जो सॉरी 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 वैद्युत क्षेत्र रेखाएं डायरेक्शन है कुछ इस डायरेक्शन में, राइट। और जो इसकी क्षेत्रफल है वो ऊपर के डायरेक्शन में है, यानी कि इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। जब एंगल 90 डिग्री का बन रहा है तो इसका मतलब वहां से जो फ्लक्स है वो शून्य हो जाएगा, राइट। ई क्षेत्र अवयव डेल्टा एस के लंबवत है, इसलिए ई डेल्टा एस का मान हो जाएगा शून्य, यानी कि सिलेंडर के जो पार्श्व वाला है उसके बाहर जो फ्लक्स है वो शून्य है। सी पार्ट में पूछा गया था कुल नेट बहिर्मुखी फ्लक्स, जिसमें हमने सभी को जोड़ देना है तीनों जो उसके फेसेस है, और हमारे पास आ जाएगा आंसर। डी पार्ट में पूछा गया था उसका सिलेंडर के भीतर नेट आवेश का मान, जो कि हम निकालेंगे गॉस नियम से, दैट इज Q बराबर एप्सिलॉन नॉट फाई। हम इसकी वैल्यू रख देंगे जो हमने फाई की वैल्यू अभी अभी निकाली है ऊपर, और एप्सिलॉन नॉट का भी मान रख देंगे। उसके बाद हमारे पास Q का मान आ जाएगा 2.78 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। तो ये था हमारा उदाहरण 1.12 जिसमें हमने वैद्युत फ्लक्स के सूत्र लगाए और गाउस नियम लगाया। इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको एंगल पता होना चाहिए कि किसके बीच में कैसे कैसा एंगल बन रहा है। उसके लिए एंगल जो है वो होता है विद्युत क्षेत्र तथा उसका जो क्षेत्रफल है उसके बीच में बनने वाला एंगल, जो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। और उसके बाद आपको उसकी वैल्यू सूत्र में पुटअप करनी है, उसके बाद आपको उसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो इन उदाहरणों को समझने के लिए पूर्वावश्यकता थी गाउस नियम के बारे में और वैद्युत फ्लक्स में के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए। तो आगे आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गाउस नियम के अनुप्रयोग के बारे में। ठीक है, थैंक यू।